हाँ, तो चैप्टर नंबर थर्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मोशन। जो चीज भी मोशन में होती है उसको काइनेटिक बोलते हैं। तो जब गैसेस के पार्टिकल मोशन में रहेंगे, इस रूम में एयर यानी गैस है, गैस के पार्टिकल मोशन में रहेंगे, तो उसकी स्टडी इस चैप्टर में करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और ये जो रेडिएशन है, रेडिएशन ये अलग पोर्शन है, ये सेपरेट चैप्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे स्टेट बोर्ड ने इसको कंबाइन कर दिया। इसमें दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन को स्टार्ट करने के पहले आपकी जो बुक है उसमें रिकॉल करके ऐसा कुछ कंसेप्ट है। इंट्रोडक्शन में हम कुछ रिकॉल करेंगे। इंट्रोडक्शन में कुछ रिकॉल वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो रिकॉल वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर? व्हाट इज डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर? ठीक है, तो मैटर क्या होता है और मैटर की डिफरेंट स्टेट क्या होती है, ये कैन यू रिकॉल वाले क्वेश्चन है। ठीक है, कैन यू रिकॉल। तो ये कैन यू रिकॉल में इस चैप्टर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी होगी, उनका ओवरव्यू हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे पहले मैटर समझ लो कि मैटर क्या होता है। तो मैटर इज एवरीथिंग, कुछ भी, एवरीथिंग जिसको मास होगा, जिसको क्या होगा? एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग। मैटर इज एनीथिंग। मैटर इज क्या होगा? इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हो, मैटर इज क्या? एनीथिंग। मैटर इज एनीथिंग, कोई भी चीज हो सकती है दैट कैन ऑक्यूपाई, दैट कैन हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब दैट कैन हैज क्या? मास, उसके पास मास होना चाहिए, एंड ऑक्यूपाई, क्या ऑक्यूपाई करना चाहिए? ऑक्यूपाई द स्पेस। उसको हम क्या बोलेंगे? इचकॉल। क्या बोलेंगे? मैटर। या इचकॉल लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैटर लगा दिया होता है। तो मैटर हर एक वो चीज होती है जिसका कुछ मास होगा और जो क्या स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। जैसे कि ये एक मार्कर की पेन है, तो इसका कुछ मास है और इसने स्पेस की कुछ जगह ऑक्यूपाई की है। ओके, तो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। अब मैटर की कितनी स्टेट होती है तो आपको पता है, मैटर की कितनी स्टेट होती है? सॉलिड होती है, लिक्विड और गैस, ऐसे तीन स्टेट होती है। और एक स्टेट होती है प्लाज्मा करके, लेकिन प्लाज्मा के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। मेन तीन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इस चैप्टर में जो मैटर की जो अवस्था है, गैसेस स्टेट, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले, गैसेस के बारे में। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है आपको, ये तो हो गया व्हाट आर डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की तीन स्टेट होगी। फिर ऐसा क्वेश्चन है, सेकंड रिकॉल वाला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो मैटर की जो तीन स्टेट है उसके बीच में डिस्टिंग्विश, डिफरेंस क्या है, डिस्टिंग्विश करना है सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। सेकंड क्वेश्चन क्या है बताओ? हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड क्या? गैस। इसको किस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो? तो आपको पता है सॉलिड, एक ऐसा कॉलम बनाओगे, यहाँ सॉलिड लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे? लिक्विड लिखोगे, और यहाँ क्या लिखोगे? गैस लिखोगे ना। तो सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं कैसे होते हैं? पार्टिकल्स कैसे होते हैं? वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं कि नहीं होते? क्यों वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वेरी लार्ज होता है। यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत लार्ज होता है। किसमें? सॉलिड में। तो ड्यू टू लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसके पार्टिकल वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं। इसलिए आप सॉलिड में से हैंड पास नहीं कर सकते। पास कर सकते हो क्या? इस बोर्ड में से अपना हाथ डाल सकते हो कि नहीं डाल सकता? ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और वेरी क्लोज टू ईच अदर है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है? यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होता है। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? वीक होता है। इसलिए इसके पार्टिकल जो होते हैं थोड़े दूर होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर नहीं होते, लेस क्लोज टू ईच अदर होते हैं।
यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, इसके लिए पार्टिकल जो होते हैं वो वेरी क्लोज टू ईच अदर नहीं होते, और इसलिए हम लिक्विड में से अपना हैंड पास कर सकते हैं, ये आपको पता होगा। और यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वेरी वीक होता है, वेरी वेरी लेस होता है, वेरी वेरी लेस, मतलब नहीं के बराबर होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए इसके पार्टिकल्स अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं, फार अवे फ्रॉम ईच अदर, फार अवे फ्रॉम क्या होते हैं ईच अदर। इसके जो पार्टिकल होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फार अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं, फार होते हैं, दूर होते हैं। इसलिए आप एयर में से या कोई भी गैस में से इजीली अपना हैंड पास कर सकते हो, पता है। और इसका सॉलिड का जो इसके बारे में सेकंड डिस्टिंग्विश क्या ले सकते हो, इसका एक डेफिनेट शेप होता है, इसका एक डेफिनेट क्या होता है, शेप होता है, डेफिनेट शेप होता है, इसका डेफिनेट शेप होता है। लिक्विड का शेप तो नहीं होता लेकिन वैल्यूम होता है, डेफिनेट वैल्यूम होता है, इसका शेप नहीं होता, लिक्विड का शेप नहीं होता, और गैस का शेप भी नहीं होता, वैल्यूम भी नहीं होता। तो इस तरह से आप सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? ओके, अब बताओ व्हाट इज गैस लॉ। गैस के लॉ आपने 8, 9, 10, 11 में पढ़ चुके हो, गैस के लॉ, ठीक है, गैस के लॉ। ये तो हो गया, किसके बारे में बताओ, अभी जो मैंने बताया किसके बारे में बताया, बताओ। मैटर क्या होता है, मैटर की 3 स्टेट क्या होती है और उसके बीच का क्या डिस्टिंग्विश, ठीक है। चलो इसको लिखो तब तक। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल का थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर गैस लॉ। तो गैस लॉज क्या होते हैं, तो गैस के कुछ पैरामीटर होते हैं, जो गैसेस होते हैं उसके कुछ पैरामीटर। तो गैस के पैरामीटर क्या है, गैस की वजह से प्रेशर आता है, आपको पता है, प्रेशर बलून के अंदर अगर कोई गैस भरी हुई है तो वो बलून की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर आता है, प्रेशर आता है। गैस का एक वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम भी एक पैरामीटर है। अब बोलोगे सर अभी तो आपने बोले गैसेस का कोई शेप और वॉल्यूम नहीं होता, तो गैसेस का खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन जैसे कि बलून के अंदर रख दिया तो गैस का जो वॉल्यूम रहेगा वो वॉल्यूम टाइप करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम, तो प्रेशर, वॉल्यूम और क्या बोला मैंने, टेम्परेचर, ये कुछ पैरामीटर है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। तो प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। तो जो लॉ प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस की वजह से, गैस की वॉल्यूम की वजह से और टेम्परेचर की वजह से, ड्यू टू प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ गैस, इनके बीच में जो लॉ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं उन लॉ को हम गैस लॉ बोलते हैं। गैस लॉ किसे बोलते हैं समझ में आया? ऐसा लॉ, ऐसे लॉज जो क्या करेंगे, विच क्या करेंगे बताओ, एस्टैब्लिश, क्या एस्टैब्लिश करेंगे बताओ, एस्टैब्लिश क्या, रिलेशनशिप किसके बीच का, रिलेशनशिप बिटवीन क्या, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, उन लॉ को अपन क्या बोलते हैं, गैस लॉ बोलते हैं। तो ऐसे कौन से गैस लॉ है, तो सबसे पहला जो फेमस है वो है बॉल्स लॉ, बॉल्स लॉ। तो बॉल्स बाबा ने क्या बोला है, बॉल्स बाबा ने क्या किया, फिक्स्ड मास ऑफ गैस लिया। तो फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए, फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए वॉल्यूम जो गैस है उस वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, तो फिक्स्ड मास ऑफ गैस का जो वॉल्यूम रहेगा वो डायरेक्ट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रेशर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल किसी कंटेनर के अंदर गैस है, ऊपर से आप प्रेशर प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस कॉम्प्रेस होते जाएगी, मतलब उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। फिर से रिपीट करो, एक बलून है, बलून के अंदर गैस भरी हुई है, आप बाहर से प्रेशर लगाओ, प्रेशर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा, मतलब वॉल्यूम कम होगा, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा गैस का। लेकिन ये सब कब होता है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ये बोलता है बॉल्स लॉ। ओके डन। इसके बाद में होता है चार्ल्स लॉ, सेकंड चीज क्या है, चार्ल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, वही फिक्स मास ऑफ गैस के लिए, फिक्स मास ऑफ गैस के लिए जो वॉल्यूम जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर को, लेकिन इस समय एट अ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट क्या रहेगा, प्रेशर। इसका मतलब देखो, ध्यान दो, इसका मतलब समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। कोई कंटेनर है, कोई अपने पास कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है मान लो, ठीक है, इसके अंदर कुछ गैस है, ठीक है, इसके अंदर कुछ गैस है, ऐसी कोई गैस है, ऐसी गैस है, यहाँ पे गैस के पार्टिकल होंगे।
तो प्रेशर ऊपर का जो ऊपर से जो प्रेशर आएगा वो कांस्टेंट रहना चाहिए होता है, और नीचे से तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर लगा रहे हो, टेम्परेचर लगा रहे हो, टेम्परेचर लगा रहे हो। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, पार्टिकल की एनर्जी जो होती है, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि गैस के पार्टिकल हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, याद रखना। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, वो बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे। बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे मतलब उनका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये भी बात सही है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर। लेकिन उसके लिए ऊपर से आने वाला प्रेशर कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना, वो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। ये भी बात सही है। और उसके बाद में थर्ड जो लॉ है वो लॉ क्या है, गे-लुसाक लॉ। ये गे नहीं था, ये नहीं था, साइंटिस्ट का नाम है, गे-लुसाक लॉ। पापा इनका मजाक करना, इनकी वजह से फिजिक्स केमिस्ट्री बनी हुई है, ये महान लोग थे, इनकी वजह से इन्होंने डिस्कवरी की उन चीजों की, उसका तो फोकस में थोड़ा सा, ठीक है। गे-लुसाक लॉ, ठीक है। अरे आवाज मत करो। गे-लुसाक लॉ क्या बोलता है, हम तो गे-लुसाक लॉ क्या बोलता है कि इसने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, बॉयज ने किसको कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को, चार्ल्स ने किसको कांस्टेंट रखा, प्रेशर को। अब इसने किसको कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा। तो वॉल्यूम को, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते तो वही फिक्स मास ऑफ गैस के लिए प्रेशर जो रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर। प्रेशर जो रहेगा वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, बताओ, टेम्परेचर। लेकिन किसके लिए, एट अ कांस्टेंट वैल्यू। अब इसका मतलब ध्यान, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा बता रहा हूं। इधर सुनो, इस गैस का जो वॉल्यूम है कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम रख दिया, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम ज्यादा नहीं हो रहा है, तो ये फिर प्रेशर लगाएगा। प्रेशर, आप देखो टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ढक्कन, अगर आपने ढक्कन रख दिए किसी कंटेनर के ऊपर, ऐसा कोई कवर रख दिए, ठीक है, और नीचे से उसमें गैस है और उसमें टेम्परेचर तुम बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो ढक्कन के ऊपर प्रेशर आएगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर उतना बढ़ेगा, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे और प्रेशर बढ़ेगा, उसको सहन नहीं हुआ तो ढक्कन उड़ जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन उसके लिए वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। तो ऐसे गैस के कितने लॉ है, 3 लॉ है। चलो नोट डाउन कर लो इनको भी। हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी क्या होता है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ गैस। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, ध्यान दो अच्छे से, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ अ गैस, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर एट विच, जिसपे प्रेशर ऑफ गैस जीरो रहेगा। गैस का जो प्रेशर रहेगा बिल्कुल जीरो रहेगा। प्रेशर ऑफ गैस क्या रहेगा, प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, अल्टीमेटली जीरो रहेगा। अब सुनो, आपको पता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, टेम्परेचर। टेम्परेचर कम होते जाएगा तो प्रेशर भी कम होते जाएगा। तो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जिसपे प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर कम होगा, तो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जिसपे प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और टेम्परेचर कितना होता है पता है क्या, दिस टेम्परेचर, वो टेम्परेचर की वैल्यू होती है 273 -273.15 केल्विन, दैट इज इसको अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, ठीक है, -273.15 केल्विन। ये है मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जिस पे गैस का प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है। तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर समझ में आएगा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी वो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है जिस पे प्रेशर ऑफ गैस क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो वो एक्चुअली -273.15 केल्विन होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस समझ लो। और उसमें गैस का जो मोशन होता है, गैस मोशन नहीं करती क्योंकि टेम्परेचर ही जीरो होगा, तो एनर्जी भी जीरो होगी गैस के पार्टिकल की, मोशन नहीं करता। ठीक है, अब बात करता हूं एवोगाड्रो नंबर। ये बड़े काम की एवोगाड्रो नंबर, इसका बहुत यूज होता है। अब एवोगाड्रो नंबर यानी किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको सिंबल है Na, ठीक है, एन सबस्क्रिप्ट में ए लिखते हैं एवोगाड्रो नंबर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल, कितने गैस पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बोला गैस के मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन
24 नहीं है, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस ले लो आप, तो गैस का जो वॉल्यूम होना चाहिए 22.4 लीटर होना चाहिए। तो 22.4 लीटर में गैस के कितने मॉलिक्यूल है, तो जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनको हम एवोगाड्रो नंबर बोलेंगे। और अप्रोक्सीमेटली एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है पता है क्या? 6.023, 6.023, तो 23 याद रखो into 10⁻23। तो ये क्या चीज है? गैस के मॉलिक्यूल, इतने सारे गैस के मॉलिक्यूल होते हैं। तो 22.4 लीटर वॉल्यूम में गैस के इतने मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब 6.10⁻23 यानी 6 के ऊपर कितने जीरो सोचो, लगा लो, उतने गैस के मॉलिक्यूल को हम एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट? एवोगाड्रो नंबर। और लास्ट उसके बाद में क्या बोल रहा है? मोल्स की डेफिनेशन क्या होगी? मोल्स क्या होता है? मोल, तो मोल यानी क्या होता है आपको पता है? मोल आपको 11th क्लास के मेजरमेंट चैप्टर में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट था। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम क्या में गिनते बताओ? मोल में। तो व्हाट इज मोल? तो मोल यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कुछ नहीं है। जैसे कि किलोग्राम, किलोग्राम क्या है? मास है। उस तरह मोल क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। तो मोल यानी क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन, जिसके अंदर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन कितने गैस के मॉलिक्यूल, मतलब कोई भी गैस का सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो क्या कंटेन करेगा? इतने गैस के मॉलिक्यूल, मतलब 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बोला मैंने? गैस। तो अगर कोई गैस होगी, गैस में अगर 6.023 10⁻23 इतने अगर गैस के मॉलिक्यूल होंगे, हाँ, तो अभी छठवां क्वेश्चन क्या था कि आइडियल गैस किस तरह से डिफरेंट होती है रियल गैस से। तो आपको पहले आइडियल गैस समझना पड़ेगा। तो आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस वो गैस होती है जिसके मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है। मतलब जो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होते हैं, इसलिए वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। अब रैंडम मोशन में होते हैं, हमेशा ऑलवेज रैंडम मोशन में होते हैं। और इनके अंदर की जो टोटल एनर्जी होती है, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। पूरी की पूरी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो जो इसकी इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही होती है, इन द फॉर्म ऑफ प्योर काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, लेकिन रियल गैस जो होती है, तो रियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसलिए उनकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसके फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो ये किसके बीच का डिस्टिंग्विश बिटवीन हो गया? बता, किसके बीच का डिफरेंस हो गया? आइडियल गैस और कौन सी गैस? रियल गैस। ओके, अब यहाँ पे आइडियल गैस में जो साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल का जो साइज होता है वो बहुत कम होता है। बहुत क्या? बहुत कम होता है, निग्लिजिबल होता है। कैसा होता है? निग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। और इसमें साइज ऑफ जो रियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका एक डेफिनेट साइज होता है। इनमें जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका साइज कैसा होता है? डेफिनेट साइज होता है। ओके, इतना समझ में आ गया क्या? ओके, और आइडियल गैस वो गैस होती है जो गैस लॉ को ओबे करती है। गैस के जो लॉ होते हैं, हमने 3 लॉ पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो आइडियल गैस गैस लॉ को ओबे करती है। और गैस लॉ का इक्वेशन तीनों को जब कंबाइन करेंगे ना तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा, PV = nRT। ये गैस का इक्वेशन होता है। तो जो भी गैस इस गैस लॉ के इक्वेशन को ओबे करती है उसको हम, उस गैस को हम आइडियल गैस बोलते हैं। और रियल गैस किसको ओबे करती है? क्या? वंडर्स वॉल्स इक्वेशन। वंडर्स वॉल्स इक्वेशन को, मतलब वो जो वहां पे वंडर्स वॉल्स एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसका एक इक्वेशन होता है, उसको रियल गैस क्या करती है? ओबे करती है। रियल गैस आइडियल गैस की इक्वेशन को ओबे नहीं करती। तो इस तरह से आइडियल गैस डिफरेंट है किससे? रियल गैस से। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई आइडियल गैस है ही नहीं, बट प्रैक्टिकल पर्पस के लिए S2 गैस, O2 गैस, इनको हम आइडियल गैस माने हैं। ओके, चलो लिख लो इसको, बंद कर दो। अबे आवाज चलेगी इसमें? हाँ, ओके, हाँ ठीक है। तो इधर सुनो,
वो जब भी वैंडर वाल की स्पेलिंग जो थी वो VNDER, वैंडर वाल्स इक्वेशन, ठीक है। तो रियल गैस इसको ओबे करती है इस इक्वेशन को। अब इसके बाद में 7 और 8 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। तो गैस के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन होता है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मोशन होता है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स होता है, उनका कैसा मोशन होता है? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन होने की वजह से, रैंडम मोशन होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ में तो कोलाइड होते थे। मतलब एक कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल हो गए, तो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में तो कोलिजन होता है, टकराते थे, साथ में वो वॉल के साथ में भी टकराते हैं, वॉल के साथ में भी कोलिजन होता है। लेकिन वो जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो इलास्टिक कोलिजन यानी क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स यानी क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन उस कोलिजन को बोलते हैं जब वो एक दूसरे के साथ में कोलाइड होते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी कंजर्व्ड होती है। कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है? जिस वेलोसिटी के साथ में वो टकराया उसी वेलोसिटी के साथ में वो रिवर्स हो गया, जिस वेलोसिटी के साथ वॉल से टकराया उसी वेलोसिटी के साथ में वो वापस आया। मतलब जितनी एनर्जी, जितनी वेलोसिटी उसने दिया उतनी वेलोसिटी उसने लिया। जितने काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी देगा उतनी काइनेटिक एनर्जी लेगा। देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मींस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है, वेलोसिटी भी क्या होती है? कंजर्व्ड होती है। तो ऐसे कोलिजन को क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। तो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो कोलिजन होता है वो कैसा कोलिजन होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बोल सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी तो मोमेंटम होगा, तो मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा? कंजर्व्ड होगा, कंजर्व्ड होगा। ओके, इसको इलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल बोलते हैं। फिर है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन बाबा ने क्या बताया? डाल्टन ने बताया कि किसी कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर हो गया, इस कंटेनर के अंदर गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए, ये कोई कंटेनर हो गया, इस कंटेनर में गैस के ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स है, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स है। तो इनका इंडिविजुअल प्रेशर, एक पार्टिकल का P1, दूसरे का P2, तीसरे का P3, ऐसा बहुत सारे Pn तक प्रेशर होगा, मतलब हर पार्टिकल्स। इन सभी प्रेशर का मैं सम करूंगा और इनका सभी का एवरेज प्रेशर, दोनों रिजल्टेंट प्रेशर, इन सबका जो रिजल्टेंट प्रेशर रहेगा वो रिजल्टेंट प्रेशर इनके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के प्रेशर के, जितने भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल होंगे उनसे जो प्रेशर आएगा उन सभी का प्रेशर हम सम करेंगे। तो सभी का प्रेशर का सम किसके बराबर आएगा? पूरे गैस मॉलिक्यूल के रिजल्टेंट प्रेशर के बराबर रहेगा। ऐसा कौन बोलता है? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि रिजल्टेंट प्रेशर ड्यू टू all molecules of gas, इस गैस के सभी मॉलिक्यूल की वजह से जो रिजल्टेंट प्रेशर आएगा वो किसके बराबर रहेगा? तो सभी प्रेशर के सम के बराबर रहेगा। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की वजह से जो प्रेशर आएगा उनके प्रेशर के सम के बराबर रहेगा रिजल्टेंट प्रेशर। तो ये बोलता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, चलो लिख लो इसके बारे में। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? हाँ, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, कैन यू रिकॉल का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा ऑर्डर में चेंज हुआ होगा लेकिन 9 क्वेश्चन है पूरे, ठीक है उसमें। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ डू यू गेट आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस का इक्वेशन जो होता है PV = nRT, ये आइडियल गैस का इक्वेशन होता है। P यानी प्रेशर, V यानी वॉल्यूम, N यानी नंबर ऑफ मोल्स, R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T यानी टेंपरेचर होता है। तो ये आइडियल गैस का इक्वेशन कैसे आया वो हमको डिराइव करना है यूजिंग गैस लॉज का यूज करके। गैस के जो लॉज है, 3 लॉज है, और उसी के मदद से इसी PV = nRT से हमको n kBT प्रूव करना है। ये B सबस्क्रिप्ट में, जो K सबस्क्रिप्ट में, इस kB का मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। ओके, ये क्या चीज होती है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, इधर सुनो। अब आइडियल गैस का इक्वेशन लाने के लिए सॉल्यूशन में जाओगे, आंसर में देख लो अच्छे से। बताओ, आपको गैस लॉ पता है? गैस के 3 लॉज है, द लॉज ऑफ गैस लॉज आर। तो पहला बॉयल्स लॉ था, बॉयल्स लॉ क्या बोल रहा था कि प्रेशर क्या वॉल्यूम था, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर पे, ठीक है। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ क्या बोल रहा था? चार्ल्स लॉ बोल रहा था कि वॉल्यूम
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैल्यूम बढ़ेगा एट अ कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, जब भी ऊपर देखिए पहले। और लास्ट था गे लुसाक लॉ। लुसाक लॉ ये क्या बोलता है कि प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू ये सब फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए। अब तीनों को कंबाइन करोगे ना, तो तीनों को कंबाइन करोगे तो पीवी दिख रहा है, पीवी सर। उसके बाद में क्या बोल रहा है, ऑन कंबाइनिंग दिस थ्री लॉज, इन तीन लॉज को मैं कंबाइन करूंगा। तो देखो पीवी इक्वल टू पीवी और वी टेम्परेचर है। देखो पीवी दिख रहा है, पीवी देखो पी और वी, तो वी भी टी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो पीवी तो पीवी वी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी को, पी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी को, तो पीवी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी टी को। तो दिक्कत कंबाइन करने के बाद फिर से रिपीट करो, पीवी दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो वी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी को, पी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी को, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके अब बताओ ये कंबाइनिंग ऑन कंबाइनिंग दिस लॉ, इन लॉ को कंबाइन करके कोई दिक्कत। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो पीवी और डायरेक्टली ये इनटू वाली चीज क्या में आएगी, डिवाइड में आएगी, तो पीवी बाय टी इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ओके पीवी बाय टी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा, P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 T2। ये भी गैस का इक्वेशन है, ये भी गैस का इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन फॉर n मोल ऑफ गैस के लिए, फॉर n मोल्स ऑफ गैस के लिए, फॉर n मोल्स ऑफ गैस के लिए, n मोल्स ऑफ गैस के लिए जो पीवी जो होता है पीवी बाय टी, फॉर किसके लिए बताओ, फॉर किसके लिए बोला मैंने, n मोल्स ऑफ गैस के लिए, n मोल्स ऑफ गैस के लिए पीवी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ टेम्परेचर था ना, तो यहाँ पे n मोल्स ऑफ गैस है, ये किसके लिए, तो 1 मोल्स ऑफ के लिए कंसीडर कर लो, तो n मोल्स ऑफ की जगह यहाँ पे n आ जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा, पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट लगेगा r, ठीक है। ओके पीवी इक्वल टू क्या होगा, एन आर टी, तो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाएगा आर, एन को पहले लिख दिया, आर को बाद में लिख दिया, तो पीवी इक्वल टू क्या होगा, एन आर टी। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, पीवी इक्वल टू एन आर टी। देखो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये भी गैस का इक्वेशन है, ये भी आपकी बुक में दिया है, फिर ये भी दिया है, पीवी इक्वल टू एन आर टी। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ तो आपकी बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। ओके तो ये किसके लिए, जब इन तीनों लॉ को कंबाइन किया तो पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी को, ये इंटू वाली चीज डिवाइड में आएगा तो पीवी बाय टी कांस्टेंट होगा, पीवी बाय टी कांस्टेंट होगा यानी P1 V1 अपॉन में T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2, ये तो होता है आपको पता है। फिर मैंने बोला फॉर n मोल ऑफ गैस के लिए पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा nt को, n मोल ऑफ गैस के लिए वो प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा तो कांस्टेंट आ जाएगा r, वेयर r इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। r क्या बताओ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वेयर r is the universal gas constant, क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको कॉल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कॉल यूनिवर्सल क्या गैस कांस्टेंट। अब बताओ मुझे केबीटी भी प्रूफ करना है कि पीवी इक्वल टू क्या प्रूफ करना है बताओ, n केबीटी, ये भी प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए बताया क्या, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स है ना, n का मतलब क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल बोले तो W और अपॉन में मोलर मास ऑफ गैस जिसको बोलते हैं m, मास अपॉन मोलर मास है स्मॉल m। अरे मोलर मास क्या होता है, मास क्या होता है आपको केमिस्ट्री में सीखने को मिल जाएगा। और इसका दूसरा फार्मूला भी होता है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, कितने गैस मॉलिक्यूल है अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, ये नहीं पीवी फार्मूला है। ओके तो n की वैल्यू क्या होगी बताओ, n की वैल्यू क्या होगी बताओ, कितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, क्या पढ़ा मैंने बताओ, नंबर ऑफ क्या गैस मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल कितने अपॉन में क्या बोला, एवोगाड्रो नंबर, ये भी फार्मूला है, बोले तो n बाय n, ये आपको याद रखना है, n बाय n, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब बताओ मुझे केबी लाना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट केबी, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का रिलेशन किसमें होता है पता है क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का रिलेशन होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। तो R का फार्मूला क्या होता है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट,
अकॉर्डिंग टू मतलब बोल्ट्जमैन इक्वेशन के हिसाब से, बोल्ट्जमैन के डेफिनेशन के हिसाब से आर की वैल्यू जो होती है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, सॉरी एवोगैड्रो नंबर इनटू एवोगैड्रो नंबर मतलब केबी इनटू एवोगैड्रो नंबर होता है, केबी इनटू एवोगैड्रो नंबर, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो केबी की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होता है, Na अपॉन में आर होता है, मतलब एवोगैड्रो नंबर अपॉन में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में मतलब एवोगैड्रो मतलब आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हमने रिलेट किए किसके फॉर्म में, एवोगैड्रो नंबर के साथ में, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ में रहता है वो Kb into Na। अब ये दोनों वैल्यू इस गैस इक्वेशन में डालो, बोला गैस इक्वेशन में डालोगे तो क्या होगा, Pv इक्वल टू बताओ n के जगह क्या आएगा बताओ, n by Na आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इनटू में r की जगह क्या आएगा बताओ, Kb into Na आएगा, Kb into Na, और इनटू में क्या रहेगा T, तो Na से Na क्या हो जाएगा कैंसिल, तो n kBT ये आपका प्रूफ हो गया, n kBT। बस आपको क्या याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाना है, मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को भी एवोगैड्रो नंबर के फॉर्म में लाना है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, लेकिन बोल्ट्जमैन